अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे CS 501 का लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 को देखते हैं उसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्टिंग में ये एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीज़ें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वही प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। RTL क्या है? RTL स्टैंड फॉर रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और इसका काम पता होना चाहिए कि RTL करता क्या है। तो RTL जो है वो एक फॉर्मल वे ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर स्ट्रक्चर और बिहेवियर का। ठीक है, इसके अलावा RTL फैसिलिटेट द डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर एज इट प्रोवाइड प्रिसाइज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी। तो ये आपने याद रखना है कि RTL की एक सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे, ये याद रखनी है। फिर इसकी कुछ टाइप्स हैं, उसमें बिहेवियरल RTL में क्या होता है वो आपने याद रखना है। इसमें क्या होता है? यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ अ मशीन ओनली, सिर्फ फंक्शंस को ही डिस्क्राइब करता है बस। उसके बाद स्ट्रक्चरल RTL क्या होता है? अब ये हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीन की जो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है उनको डिस्क्राइब करता है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस हमने यहाँ पे बताया कि वो क्या है। कंप्यूटर डिज़ाइन में जो है वो टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट की जाती है। ये भी MCQs पास्ट में आ चुका है कि जो है वो कंप्यूटर डिज़ाइन में कौन सी अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। तो कंप्यूटर डिज़ाइन में टॉप डाउन अप्रोच इस्तेमाल होती है, ये आपने याद रखना है। कंप्यूटर डिज़ाइन प्रोसेस टिपिकली स्टार्ट विद डिफाइनिंग द बिहेवियर ऑफ ओवरऑल सिस्टम। कंप्यूटर डिज़ाइन जो है वो बिहेवियर ऑफ द सिस्टम से स्टार्ट होता है और बिहेवियर RT इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द मशीन, वेयर एज स्ट्रक्चरल RT इज़ यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मशीन। ठीक है, ये इनका बेसिक यहाँ से डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस अक्सर शॉर्ट में आ जाता है या फिर MCQs में आ जाता है, तो ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर से। उसके बाद यहाँ पर इस ऑपरेटर के बारे में आपको कहा हुआ है कि ये क्या कौन सा ऑपरेटर है। आगे टेबल में भी हैं ये सारे ऑपरेटर्स, वहाँ से भी हम देखेंगे, यहाँ से भी हम देख लेते हैं। तो ये जो ऑपरेटर है यूज़ टू नेम रजिस्टर, और ये सिर्फ रजिस्टर को नाम देता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि रजिस्टर को क्रिएट करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट डज़ नॉट क्रिएट अ रजिस्टर, ये नया रजिस्टर नहीं बनाता बल्कि ये रजिस्टर को सिर्फ नाम देता है। ठीक है, ये जस्ट जनरेट अनदर नेम। ओके, अनदर नेम अलाइज फॉर एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्टर। पहले से रजिस्टर एग्जिस्ट कर रहा है उसका ये नया नाम जो है वो रखने के लिए ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने सारे नोटेशन याद रखनी है। एक कंडीशनल ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास टेक्स्ट में कौन सा सिंबल है, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन सा है, कंकरेंट स्टेटमेंट के लिए कौन सा है, नेमिंग ऑपरेटर अभी हमने पढ़ा ये उसका सिंबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इस तरह की एक एरो इस्तेमाल की जाती है, लॉजिकल एंड के लिए ये वाली जो है वो साइन इस्तेमाल होता है, और के लिए वी इस्तेमाल होता है, नॉट के लिए ये इस्तेमाल होता है, कंकैटिनेशन के लिए हैशटैग इस्तेमाल होता है, रेप्लिकेशन के लिए ये @ का साइन होता है। तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे MCQs में पूछते हैं ये। ठीक है, उसके बाद कॉमा और सेमीकोलन के दरमियान में क्या डिफरेंस है, ये भी पेपर में अक्सर आ जाता है। तो जो कॉमा है ये जो है वो सेपरेट करता है जिसकी सेम क्लॉक पल्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो है सेम क्लॉक पल्स के स्टेटमेंट को सेपरेट करता है। इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, और जो सेमीकोलन होता है उससे क्या करते हैं, जैसे सक्सेसिव क्लॉक्स पे अप्लाई किया जाता है इससे, यानी कि स्टेटमेंट को हम सेपरेट करते हैं सेमीकोलन से। ऑन द लेफ्ट मस्ट बी कंप्लीट बिफोर वन ऑफ द राइट साइड। तो ये डिफरेंस बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि कॉमे से हम लोग वर्ड्स को सेपरेट करते हैं और सेमीकोलन से हम सेंटेंसेस को सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इस लेक्चर में बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कनकरेंट स्टेटमेंट है, अभी हमने इसको देखा था उससे टेबल में। अब इसकी आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग लिस्ट ऑफ कनकरेंट डिसजॉइंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज बेसिकली द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ अ प्रोसेस। ये आपको पता होना चाहिए प्रोसेसर। और फिर हमारे पास यहाँ पर ने लोड रजिस्टर के लिए LD बताया, ये हमने पहले भी पढ़ा था। LD का मतलब होता है रजिस्टर से लोड करना। अगर रिलेटिव एड्रेस से लोड करना है तो LDR होगा, स्टोर करना है रजिस्टर में तो ST यूज़ होता है, स्टोर रजिस्टर रिलेटिव इस्तेमाल करना है तो फिर STR यूज़ होता है, लोड डिस्प्लेसमेंट एड्रेस के लिए LA यूज़ होता है, लोड रिलेटिव एड्रेस के लिए LAR यूज़ होता है, कंडीशनल ब्रांच के लिए BR इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा ब्रांच एंड लिंक के लिए BRL इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ये MCQs में आपसे पूछ लेते हैं अक्सर। और यहाँ पर एक और भी, ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे देखें, जब 0 होगा C3 फील्ड जब 0 होगी तो ब्रांच नहीं होगी टेकन। तो आपने बताना है कि कब ब्रांच टेकन होगी और कब नहीं। अगर तो 1 है, यानी कि फील्ड अगर 1 है तो वो ब्रांच टेकन होगी। और फिर हमने यहाँ पर RC को इक्वल किया है 0 के, यानी कि अगर रजिस्टर 0 होगा तो ब्रांच टेकन होगी। उसके बाद अगर 0 नहीं होगा तभी ब्रांच है वो टेकन होगी। यहाँ पे आपने याद रखना है, पॉजिटिव और 0 है इसका साइन, ये आपको दिए होंगे ये स्टेटमेंट C3, और ये सारा आपको लिखा होगा। आपने बताना होगा कि रजिस्टर 0 है तो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक है, ये वाला आपके लिए MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। अब @ का मीन्स होता है रेप्लिकेशन और इसका C का मीन्स होता है कॉन्कैटिनेशन। अभी हमने ऊपर भी टेबल में देखा था, वही चीज़ों को इन्हें आगे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नॉप ऑपरेशन के लिए NOP इस्तेमाल किया जाता है, और हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, तो उसके लिए स्टॉप भी इस्तेमाल होता है और हॉल्ट द प्रोसेस भी होता है। ये आपने याद रखना है MCQs के लिए।
उसके बाद यहाँ पे फ्लो डायग्राम ऐसे अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है और एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है। फ्लो डायग्राम क्या होती है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है आपके फैच और एग्जीक्यूट साइकिल की। यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है कि इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, फिर इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही है, आगे ऑप कोड बन रहे हैं, ऑप कोड 31 30, ऑप कोड 1, ऑप कोड 0, तो सारे ऑप कोड आगे से उसके फैच हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसको हम फ्लो डायग्राम कहते हैं, और इसके अंदर जो ऑप कोड होते हैं वो 0 से लेकर 31 तक होते हैं, ये आपने याद रखना है इससे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके लेक्चर नंबर 5 में। अब लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। लेक्चर नंबर 6 में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्टार्टिंग में देखें, ये वही चीज़ें जो पिछले लेक्चर में अभी हमने पढ़ी हैं, वो सारी वही चीज़ें इन्हें दोबारा से एक्सप्लेन की हुई हैं। इस वजह से ये आपको हैंडआउट्स बहुत लेंथी नज़र आ रहे हैं, तो इन्हें वापस वही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं अभी जो चीज़ें हमने ऊपर देखी थी। यहाँ से एक्सेल में इसका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ आपको जो है वो लॉजिकल सर्किट्स बताए हैं। बेसिक डी फ्लिप फ्लॉप है, एन बिट रजिस्टर है, N-to-1 मल्टीप्लेक्सर है और ट्राई स्टेट बफर है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर क्वेश्चन ना आए तो एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। तो इन चारों को देख लेते हैं। पहला है डी फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये बायस्टेबल डिवाइस होती है जिसके अंदर हम 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाते हैं, और जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, और एज वेल एज सीपीयू रजिस्टर। आप यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप की एग्जांपल देख सकते हैं किस तरह से हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर एक डाटा इनपुट है, एनेबल इनपुट है, क्लॉक इनपुट है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। इसकी फ्लिप फ्लॉप की बहुत सारी टाइप्स हैं, और सबसे जो कॉमन टाइप है वो डी फ्लिप फ्लॉप है। ये आपने याद रखना है, अक्सर पूछते हैं कि कॉमन फ्लिप फ्लॉप की टाइप कौन सी है, तो फ्लिप फ्लॉप की जो कॉमन टाइप है वो डी है, ठीक है, और ये डी ही बना हुआ है यहाँ पे आपको, ठीक है, आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास एन बिट रजिस्टर है। एन बिट रजिस्टर क्या होता है, यह फ्लिप फ्लॉप एन जो होते हैं उन सब की ग्रुपिंग करता है। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई सी है, कम्प्लेक्स सी सारे फ्लिप फ्लॉप की ग्रुपिंग हुई हुई है। सो रजिस्टर डिवाइस इन विच अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट साइक्रोनियसली, इसके अंदर जो है वो ऑपरेट होते हैं, इसको एन बिट रजिस्टर कहते हैं। इसके अंदर सारे फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं और वो सारे इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो बस आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, डायग्राम आपको बनाने के लिए नहीं आती। सो रजिस्टर इज़ यूजफुल स्टोरिंग द बाइनरी डाटा, जो है वो हम रजिस्टर्स के अंदर बाइनरी डाटा को स्टोर करवाते हैं, और हर फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट को स्टोर करता है, ये आपने याद रखना है। और द क्लॉक इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज ग्रुप टुगेदर एज इट्स एनेबल इनपुट की तरह उसको ग्रुप ने करके टुगेदर बना दिया है, ठीक है। इसकी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये कुछ डायग्राम्स भी हैं, आप देख लें। उसके बाद है N-to-1 मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर क्या है, मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हमने कम्बिनेशन लॉजिक के जरिए बनाया गया, जिसमें n इनपुट्स वो लेता है, ठीक है, एंड ट्रांसफर वन ऑफ द एम एज आउटपुट एट अ टाइम, फिर वो आउटपुट आपको दे देता है। यहाँ पे आगे इसकी डायग्राम भी होगी, ये आप देख सकते हैं। इसे कम्प्लेक्स सी डायग्राम है, यहाँ से इनपुट लेता है और फिर हमें एक डिज़ायर आउटपुट दे देता है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारे इनपुट्स को देते हैं, फिर उसमें से एक जो है वो आउटपुट को ये चूज़ करके आपको दे देता है। तो ये हमारे पास जो है वो N-to-1 है। N का मतलब यानी कि मेनी, यानी कि 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन देगा एक ही आउटपुट आपको, इसलिए इसको N-to-1 कहते हैं, ठीक है। N-to-1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर n जो है वो इनपुट लाइन से, और log 2 n हमारे पास कंट्रोल लाइन से, और 1 आउटपुट लाइन है। ये आपने याद रखना है। 3 चीज़ें कौन सी हैं इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है चौथा ट्राई स्टेट बफर। ट्राई स्टेट बफर को हम जो है वो 3 स्टेट बफर भी कहते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिजिटल लॉजिक डोमेन का। इसके अंदर एक सिंगल इनपुट होती है, सिंगल आउटपुट होता है, और एक एनेबल लाइन होती है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे हमने बना के दिया हुआ है कि एक इनपुट होता है, एक कंट्रोल होता है, और फिर एक इसका आउटपुट निकलेगा, ठीक है। ये सिंपल से इसकी एक डायग्राम है ट्राई स्टेट बफर की। तो बस आपको पता होना चाहिए कि चारों चीज़ें क्या हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो डायग्राम्स दी हुई हैं इतनी कम्प्लेक्स ही हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमने कंडीशन को शो करवाने के लिए आपको बताया कि किस तरह शो करवाते हैं। कंडीशन 1 R D और P से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने उस टेबल में देखी थी ना, सारे सिम्बल्स, उन्हीं सिम्बल्स को इन्हें यूज़ किया यहाँ पे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बसेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है। बसेस एक ऐसी डिवाइस है जो शेयर डाटा पाथ को प्रोवाइड करती है, यानी कि आप जिसके अंदर बहुत सारे कनेक्शन आपको ये प्रोवाइड करती है। यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है यहाँ पे डायग्राम में। तो द मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है बस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए होते हैं, डिसाइड कि कौन सी एंटिटी कम्युनिकेट करेगी मीडियम के साथ और कौन सी नहीं। यहाँ पे मैंने आपको एक बस बना के भी दी हुई है, इसको इस तरह से ये कनेक्शन है इसका। उसके बाद यहाँ पर और भी मैंने काफ़ी सारी आपको एग्जांपल्स दिए, कम्प्लेक्स से डायग्राम शो करवाई हुई है। ये आपके पेपर में इस तरह नहीं आती, ना तो आपने ये डायग्राम्स बनानी होती है, ना इनमें से कोई क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप इनको आराम से स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैरल शिफ्ट। अब क्या है, शिफ्ट ऑपरेशन और फ्रीक्वेंटली यूज ऑपरेशन। शिफ्ट ऑपरेशन का हम इस्तेमाल करते हैं, हमने पीछे देखा था, हमने शिफ्ट ऑपरेशन को काफ़ी इस्तेमाल किया था, और इसको इसलिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बायो डायरेक्शनल जो शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, ये पैरेलल लोड कंपैटिबिलिटी होते हैं, शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और डिले इन सच स्ट्रक्चर आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शिफ्ट दैट आर टू बी परफॉर्म्ड। और इसके अलावा 9 बिट शिफ्ट रिक्वायर्ड फॉर 9 क्लॉक। ये MCQs आया हुआ था पास्ट में, 9 क्लॉक पीरियड्स उसके अंदर चाहिए होते हैं। तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से क्वेश्चन मुश्किल ही आए
तो आप बजाय तो आप इसको 1-2 लाइनों में लिख सकते हैं क्योंकि शॉर्ट में ही आपको पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट है। ये आसान सा 5 और दोनों अभी कवर किए हैं और इसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो है वो चारों चीज़ें जो हमने देखी थी लॉजिकल सर्किट की वो इंपॉर्टेंट थी, बाकी इसमें से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जिनका ये सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 7 और 8 कवर करेंगे।